वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एंसेंट हिस्ट्री बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए खास करके यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 की एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी पार्ट 1 अवेलेबल है। ये पार्ट 2 है उसी का। मैंने पार्ट 1 में 55 क्वेश्चंस तक चर्चा कर लिया था। 55 क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में मैंने आपको बताया था विस्तार से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके और उसके उत्तर भी आपको लिखे हुए मिल रहे थे। ठीक इसी प्रकार से बाकी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। आपको बीए द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत यानी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपको भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ना है, और वो भी इतिहास है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 600 बीसी से लेकर के बिफोर क्राइस्ट, बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, एडी माने एनो डोमिनी। ठीक है, तो 600 बीसी से लेकर के 647 एडी तक के इतिहास के बारे में हमको पढ़ना है। ओके, तो कुल मिलाकर के एंसेंट हिस्ट्री का ये पार्ट 2 है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। हमने इसमें आपको पहली वीडियो में बता दूं कि हमने इन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी विस्तार से। हमने सारे प्रश्नों पर आपको एक प्रकार से विधिवत तरीके से सारे प्रश्नों के बारे में बताया था। अब हम एक प्रकार से 55 नंबर प्रश्न तक चर्चा कर चुके थे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था और आप लोगों ने इसको यहाँ तक देख भी लिया था। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे शुंग वंश के शासकों के शासनकाल की जो अवधि रही है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उसके उत्तर को आप कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आपके प्रश्न है 56 नंबर कि शुंग वंश के शासकों के शासनकालों की अवधि बताइए। तो पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए कि संस्थापक माना जाता है शुंग वंश का। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो 184 ईसा पूर्व से लेकर के 148 ईसा पूर्व तक का जो शासन रहा है, लगभग 36 वर्षों तक का शासन ये शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग जो था उसका शासनकाल रहा है। और उसकी मृत्यु के बाद, जैसे पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु होती है उसके बाद में उसका पुत्र है अग्निमित्र, वो 8 वर्ष तक राज्य संभालता है। और अग्निमित्र के बाद में आप देखिएगा उसके बाद में ज्येष्ठ मित्र आता है, फिर वसुमित्र, ये सब राज्य एक प्रकार से करते हैं। और इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ है वो देवभूति हुआ है, और देवभूति की हत्या कर दी थी उसके मंत्री ने। उसके मंत्री का नाम था वसुदेव। तो वसुदेव ने एक प्रकार से हत्या कर दी थी देवभूति की, जो कि अंतिम शासक था शुंग वंश का। और ये वसुदेव जो है ये कण्व वंश का संस्थापक भी है। तो कण्व वंश की स्थापना किसने करी थी, आपसे यह भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो कण्व वंश की स्थापना करी थी वसुदेव ने। कौन था, ये देवभूति का मंत्री था, और इसने हत्या कर दी अपने राजा की यानी देवभूति की। ठीक है, और कण्व वंश की स्थापना करी। तो इस प्रकार से 184 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक लगभग 112 साल तक शासन रहा है शुंग वंश का। ठीक है, तो शुंग वंश के शासनकाल की बात की तो कितने वर्षों तक शुंग लोगों ने शासन किया, तो 112 वर्षों तक लगभग शुंग शासन रहा है। ठीक है, शुंगों का राज्य जो है 112 वर्षों तक कायम रहा, ये बात ध्यान रखिएगा। 184 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व, और इसके बाद में कण्व वंश की स्थापना जो है हो जाती है, और कण्व वंश जो है आगे बढ़ता है। समझ में आ रही चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 57 नंबर प्रश्न, अग्निमित्र कौन था। तो मैंने आपको बताया भाई ये पुष्यमित्र शुंग का लड़का था, पुत्र था अग्निमित्र, और पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी था अग्निमित्र, उसका लड़का था, जिसका उल्लेख पुराणों तथा मालविकाग्निमित्रम जो रचना है इसमें भी मिलती है, मालविकाग्निमित्रम में। और मालविकाग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि पिता पुत्र में कुछ संबंध अच्छे ना थे, और वह विदिशा का गोप्ता यानी गवर्नर था। कौन, जो अग्निमित्र था ये विदिशा का कौन था, गवर्नर था। और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का रक्षक उसका पुत्र वसुमित्र था। किसका भाई, अग्निमित्र का पुत्र जो था वसुमित्र वो था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से ये रहा एक प्रकार से अग्निमित्र के बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 58 नंबर, देखिएगा। पुष्यमित्र शुंग का बौद्ध धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण था, बताएं। तो पुष्यमित्र शुंग की अगर बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म विरोधी शासक माना जाता है। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए तो एक प्रकार से इसने क्या किया था, बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने का भरसक प्रयास भी किया था। पाटलिपुत्र में जो है कुक्कुटाराम को नष्ट करने के 3 प्रयास इसी ने किए थे, पुष्यमित्र शुंग ने ही, किंतु हर प्रयास में विफल रहा था।
और शुंग वंश मतलब शुंग जो पुष्यमित्र शुंग है ये बौद्ध धर्म का एक प्रकार से विरोधी माना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अगर पूछा आएगा तो आप इस तरीके से लिख पाएंगे। तो एक प्रकार से पुष्यमित्र शुंग जो था बौद्ध धर्म का विरोधी था। महात्मा बुद्ध की जो एक प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी उनको नष्ट करने का इसने 3 बार प्रयास किया था। जो कुक्कुटाराम है उसको खास करके 3 बार प्रयास किया था और विफल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर, देखिएगा। नासिक अभिलेख में किसका वर्णन है? नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन है और इसमें उसके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी और चरित्र यानी करेक्टर दोनों के बारे में पता चलता है नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी का। और साहसी व्यक्ति था गौतमी पुत्र सातकर्णी, शक्तिशाली भी था, दयालु भी था और बड़ा महान शासक भी इसको माना जाता है। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट शासक है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का हम प्रयास करते हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये इसके बारे में आपने जान लिया। ओके, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका 60 नंबर प्रश्न देखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका वर्णन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में बात की जाए तो इसमें पुरी यानी जो वर्तमान में उड़ीसा है उसी को पुरी कहा जाता है। पहले प्राचीन समय में पुरी के नाम से विख्यात है उड़ीसा। तो वर्तमान उड़ीसा में मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख और इसमें राजा खारबेल जो था उसके क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? कलिंग का राजा था ये, एक प्रकार से चेदी राज खारबेल, इनका पूरा नाम है चेदी राज खारबेल, कलिंग के शासक थे। और ख़ास करके भारत के दक्षिण पूर्वी तट उड़ीसा के कटक और पुरी जिलों में खास करके गंजम जिला और उत्तरी मतलब दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम के कुछ भागों को मिला करके खास करके ये प्रदेश बना था जहाँ पर खारवेल का शासन था। ओके, और यहीं से हाथी गुम्फा अभिलेख भी मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा। चेदी वंश के बारे में खास करके कलिंग राज खारवेल का जो हाथी गुम्फा लेख है इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और लगभग खारवेल के 13 वर्षों के शासन की घटनाएं जो हैं वह भी इसी अभिलेख के माध्यम से हमको मिलती है। पहली तो घटना खारवेल की ये मिलती है कि प्रथम वर्ष राजधानी कलिंग नगर में अनेक निर्माण कार्य इसने किया था। ठीक है, दूसरी बात सातवाहन नरेश सातकर्णी के विरुद्ध सैन्य अभियान भी भेजा गया था। और तीसरी बात ये कि तीसरे वर्ष नगर में संगीत और नृत्य उत्सव भी करवाया था। इसके अलावा भेजिको व राष्ट्रीय को पराजित किया था। फिर इसके अलावा 300 वर्ष पूर्व मगध राज नंद द्वारा निर्मित नहर का विस्तार करा था। तनुसली से अपना राजधानी तक एक प्रकार से बनवाया था नहर। और छठे वर्ष इसने क्या किया था? अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए तमाम प्रकार का प्रयास किया था। शहरी और ग्रामीण प्रजा के अनेक कर भी माफ़ कर दिए थे। किसने? तो ये सब हाथी गुम्फा अभिलेख से ही पता चलता है किसने माफ़ किए थे, तो खारवेल ने करे थे। इसके अलावा केपी जायसवाल के अनुसार इस वर्ष उसकी पत्नी एक प्रकार से बजिर गर्भवती माँ बन चुकी थी, मतलब माँ बनी। और उत्तर भारत की ओर सैन्य अभियान करके यवन राज दमित को हराया भी था इसने। और 9वें प्रयास में इसने प्राची नदी के दोनों और महाविजय प्रसाद बनवाया और भी कई प्रकार की चीज़ें जो ये इसने किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 61 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। गांधार शैली की विशेषता बताइए। गांधार शैली के बारे में आप क्या जानते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करिएगा। सभी लोग बताइएगा भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए, बताइएगा फटाफट से। प्रश्न क्या है आपका? गांधार शैली की क्या विशेषता? तो गांधार शैली जो है ये एक प्रकार से कला है। ठीक है, मूर्ति बनाने की कला है। ठीक है, तो कनिष्क यूनानियों ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाना आरंभ कर दी और इसमें भारतीय भाव, कला और आदर्शों को यूनानी ढंग से प्रकट किया गया। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां जो है यूनानी देवताओं के आधार पर बनाई गई हैं और इन मूर्तियों में खास करके आप देखिएगा महात्मा बुद्ध को उनकी शारीरिक जो अवस्थाएं हैं, वस्त्र की जो बनावट है, उनके पहनने का जो ढंग है कपड़े का, वो सब यूनानी कला का प्रभाव आपको दिखेगा महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में। और सभ्यता जो होए वो यूनानी सभ्यता की ही छाप आपको मिलेगी। और इस कला के प्रमुख केंद्र में खास करके अफगानिस्तान, जलालाबाद, हुड्डा, इसके अलावा आप देखिएगा बमियान, स्वात घाटी और पेशावर ज़िले जो है ये सब गंधार शैली के अंतर्गत ही आते हैं। तो गंधार शैली के माध्यम से जो मूर्तियाँ बनी उस पर आपको बता दूं यूनानी प्रभाव था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यूनानी प्रभाव था और उसी में शैलियाँ मतलब उसी में
इन चीज़ों का निर्माण हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो गंधार शैली मूर्ति बनाने की एक शैली जिस पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 62 नंबर प्रश्न है, महायान संप्रदाय की विशेषता बताइए। तो महायान संप्रदाय की बात की जाए तो महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को ईश्वर मान करके उसकी पूजा करने लगे और वे ज्ञान के स्थान पर बुद्ध व बोधिसत्वों के प्रति श्रद्धा और भक्ति पर अधिक बल देने लगे। उनका मत यह था कि बुद्ध के प्रति भक्ति व निष्ठा रखने, स्तूप और चैत्य आदि बनवाने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। और महायान ने दार्शनिक सिद्धांतों के साथ साथ आकर्षक और धार्मिक क्रियाविधियों और सक्रिय मानववादी परोपकारी कार्यक्रम अपना करके एक प्रकार से अपनी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया। तो हीनयान और महायान आपको पता होगा 2 शाखाओं में बट गया था जो है बौद्ध धर्म, तो वही ये महायान संप्रदाय वही बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय है। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव किस प्रकार का था। तो भारतीय मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है। इस युग में मथुरा में बुद्ध, बोधिसत्वों तथा बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाली सहस्त्रों मूर्तियां भी बनवाई गई थी। तो ये सब एक प्रकार से भारतीय मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव आप इस प्रकार से देख सकते हैं। बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां बनी है महात्मा बुद्ध की, उन मूर्तियों में आपको खास करके प्रभाव दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 64 नंबर प्रश्न है, आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि भारतीय सिक्कों पर यूनानी प्रभाव को बताइए। तो भारतीय सिक्कों पर भी यूनानी शैली का प्रभाव आपको दिखेगा। कनिष्क की जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं सुंदर हैं, आकर्षक हैं, सुडोल हैं और उन पर खास करके देवी देवताओं की कलापूर्ण आकृतियां भी अंकित होती थीं और इन पर खास करके यूनानी शैली का प्रभाव आपको दिखेगा। यूनानी के जो सिक्के होते थे यूनानियों के, उनके आकार तथा सुंदरता वो लोग विशेष करके ध्यान देते थे, सिक्कों को अच्छा से अच्छा सजावटी टाइप का बनाना। ठीक है, सॉरी। तो इस प्रकार से सिक्के जो है कनिष्क के दरबार के भी ऐसे कुछ मिले हैं सजावटी टाइप के और चित्र भी अंकित है। तो ये एक प्रकार से विद्वानों ने बताया कि भाई इस पर प्रभाव था। ठीक है, यूनानी शैली का। अगला प्रश्न आपका आ चुका, कनिष्क बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए क्या किया था। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए क्या किया था। तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसके समय में बुद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय हुआ। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं को मध्य एशिया, तिब्बत, चाइना, जापान इन सभी जगहों पर भेजा और उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। पुरुषपुर को उसने सुंदर इमारतों से सुशोभित भी किया मतलब कनिष्क ने, और वहाँ पर उसने 13 मंजिल का एक स्तंभ भी बनवाया था कनिष्क ने। और इसके अतिरिक्त उसने बिहार बहुत सारे बनवाए, स्तूपों का निर्माण करवाया, भवनों का निर्माण करवाया, प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण करवाया। ठीक है, कनिष्क ने। तो इस प्रकार से कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सारे काम किए। अगला प्रश्न है 66 नंबर, देखिएगा। प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन कौन थे, उनके नाम बताइए। तो कनिष्क के दरबार में पार्स विद्वान ये थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, नागार्जुन, चरक, ये सब प्रसिद्ध विद्वान हैं। अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध महाकाव्य भी लिखा है, बड़ा फेमस है। इसके अलावा सारियपुत्र प्रकरण पर टीका भी लिखा। नागार्जुन ने माध्यमिक काशिक लिखा। इसके अलावा प्रज्ञा पारमिता सूत्र शास्त्र ग्रंथ लिखे। तो एक प्रकार से आप देखिएगा उसके शासनकाल में कनिष्क के और भी अनेक ग्रंथ लिखे गए और इसके काल में संस्कृत भाषा का विकास हुआ कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, किस भाषा का, तो संस्कृत भाषा का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, डियोडोटस कौन था, बताइएगा। तो डियोडोटस जो था ये प्रथम स्वतंत्र बैक्ट्रिया का शासक था और यूनानी साम्राज्य का संस्थापक भी था डियोडोटस। ठीक है, और एक शक्तिशाली शासक था। डियोडोटस प्रथम की मृत्यु के बाद में 240 ईसा पूर्व में उसका पुत्र डियोडोटस द्वितीय शासक बनता है और उसने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए पार्थिया के साथ संधि भी कर ली थी। तो ये डियोडोटस था जिसके बारे में हमने समझा।
अगला क्वेश्चन से आपका 68 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मीनांडर से प्रश्न 2022 में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। 2022 वाला मॉडल पेपर मैंने जो है डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हमारा दूसरा चैनल है BA करेकर, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा बहुत सारी वीडियो मध्यकालीन इतिहास की, ठीक है। तो मीनांडर के मतलब वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो मीनांडर के साम्राज्य की सीमाएं बताइए। तो साम्राज्य सीमाएं अफगानिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंधु, राजपूताना, काठियावाड़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक मीनांडर के साम्राज्य की सीमाएं थीं। उत्तर पश्चिम में कपिसा, पश्चिम में सिंध, दक्षिण पश्चिम में बेरीगाजा और दक्षिण में बुंदेलखंड तक और पूर्व में मथुरा तक जो है इसकी सीमा फैली हुई थी मीनांडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, मतलब मीनांडर जो है बड़ा फेमस व्यक्ति, तो इसलिए मीनांडर से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। मीनांडर कौन था, यही प्रश्न आपका हमेशा आता है। मीनांडर कौन था, मीनांडर लिख करके केवल छोड़ देगा, आपको उनके बारे में 50 शब्द या 60 शब्द के बारे में या ऐसे पूछ लेगा। तो मीनांडर कौन था, तो मीनांडर का जन्म जो हुआ था ये अलसंड नामक द्वीप के कलसी नामक ग्राम में हुआ था, और यह द्वीप मिस्र का अलेक्जेंड्रिया अथवा काबुल के पास स्थित अलेक्जेंड्रिया है। साधारण कुल में इनका जन्म हुआ था मीनांडर का। सैनिक कुशलता और अनुभव के आधार पर डिमेट्रियस ने उसे सेनापति बना दिया था। फिर अपनी पुत्री एगाथोल्किया से विवाह कर दिया था इसका, और इस तरह से उसका राजवंश संबंध स्थापित हो जाता, और यही था मीनांडर। अगला क्वेश्चन से आपका 70 नंबर प्रश्न देखिएगा, शक कौन थे। तो शक जो थे मूल रूप से सीर दरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक खानाबदोश, यानी एक प्रकार से एक खानाबदोश मतलब उनका कोई अस्थायी जगह नहीं, अस्थायी रूप से निवास करने वाली प्रजाति। तो एक खानाबदोश व बर्बर जाति थी। 165 ईसा पूर्व में यूची नामक एक अन्य जाति ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया, और शकों ने बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया, और यूची जाति ने शकों को वहाँ से भी निकाल दिया और यहाँ से भाग करके हेलमंड घाटी में जा आकर के बस जाते हैं। और इस प्रकार से आप देखिएगा इस स्थान को शक स्थान कहा जाने लगा, और यहाँ से आकर के सिंध प्रदेश में अपना निवास स्थान बना लिया। शकों के कारण इस स्थान को शकद्वीप भी कहा जाता है। तो एक प्रकार से शक, इस प्रकार से शकों के बारे में आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न 71 नंबर, प्रथम भारतीय शक शासक कौन था। तो प्रथम भारतीय शक शासक की बात की जाए तो प्रथम तक्षशिला का शासक जो था वो माबेज था, और यह एक शक्तिशाली शासक था। इसने महाराजा भोज कहा भी जाता है। पार्थियन शासक के निर्बल हो जाने पर उसने स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया था। माबेज का शासन पंजाब तक था, और उसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण में शासन किया था। किसने, माबेज ने, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये प्रथम शासक था, भारतीय शासक था, प्रथम भारतीय शक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 72 नंबर प्रश्न है, चस्टन वंश का संस्थापक कौन था। तो खास करके यशामोतिक के पुत्र चस्टन को चस्टन वंश का संस्थापक माना जाता है। चस्टन ने 130 के लगभग शासन किया था, और शकों के एक वंश ने उज्जैन पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और शकों के इस वंश को चस्टन वंश कहा जाता है। चस्टन वंश का शासन उज्जैन व काठियावाड़ में था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये है चस्टन वंश। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, रुद्रदामन कौन था। तो रुद्रदामन की बात की है तो एक महान विजेता था, साम्राज्य निर्माता था रुद्रदामन। उदार शासक है ये, हिंदू धर्म और संस्कृति का महान उन्नायक माना जाता है रुद्रदामन को। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उसका शासन जो समय रहा है 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी, यानी लगभग 20 वर्षों तक शासन किया इसने, ठीक है, रुद्रदामन ने। तो बड़ा फेमस व्यक्ति है रुद्रदामन, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो मित्रदात प्रथम था, ठीक है। 171 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 130 ईसा पूर्व में एक प्रकार से इसका शासन रहा। और पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था मित्रदात द्वितीय था, और उसने शकों को पराजित करके सीस्तान तथा कांधार पर अपना आधिपत्य भी स्थापित कर लिया था। भारत पर आक्रमण करने वाले पार्थियन क्षत्रप मूलतः सीस्तान और आर्कोसिया से आए हुए थे। भारतीय ग्रंथों में इन्हें पल्लव कहा गया है, और भारत में शासन करने वाले पल्लव वंश के बहुत से शासक हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आगे चल करके।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भारतीय मतलब अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर। भारतीय शासन तंत्र के विकास में शकों का प्रमुख योगदान क्या था? तो शकों का क्या योगदान था भाई? तो शकों ने पारसिक क्षत्रप प्रणाली का प्रचलन किया। क्षत्रप शब्द ईरानी छत्र पावन शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब होता है प्रांत का शासक, उसी को क्षत्रप बोलते हैं। एक प्रांत के शासक को क्षत्रप कहते हैं। तो शकों का साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जहाँ क्षत्रप शासन किया करते थे। प्रत्येक प्रांत में 2 क्षत्रप हुआ करते थे, एक महाक्षत्रप और दूसरा क्षत्रप। तो 2 प्रकार के क्षत्रप है, एक तो महाक्षत्रप और एक दूसरा क्षत्रप। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 76 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चले, प्रश्न है चंद्रगुप्त को व्याघ्र पराक्रम क्यों कहा गया? तो अपने शत्रुओं पर व्याघ्र की भांति टूट पड़ता था ये चंद्रगुप्त, और इसीलिए इसे व्याघ्र पराक्रम से विभूषित किया गया। और उसने उत्तरी भारत के लगभग 9 राज्यों, 18 आटविक राज्यों और दक्षिण भारत के लगभग 12 राज्यों और खासकर सीमांत क्षेत्र के लगभग 5 राज्यों और 9 गणराज्यों पर विजय प्राप्त करी थी चंद्रगुप्त ने। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? व्याघ्र पराक्रम के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा सकता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। 77 नंबर प्रश्न है समुद्रगुप्त तथा नेपोलियन के प्रमुख अंतर बताइए, क्या था? तो समुद्रगुप्त की बात किया तो साम्राज्य के स्थायित्व का अंतर था। समुद्रगुप्त जो था ये सारे भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा था, जिसमें उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी। और इस राज्य का भी समुद्रगुप्त ने स्वयं उपभोग किया भी था, और उसकी मृत्यु के बाद भी उसका उपभोग उसके उत्तराधिकारी करते रहे, और उसका साम्राज्य स्थायी रहा। किंतु आप नेपोलियन को देखिएगा, नेपोलियन को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। नेपोलियन द्वारा विजित राज्य जो है अस्थायी नहीं था, वह थोड़े समय में नष्ट हो गया था। लेकिन समुद्रगुप्त जो था, इसने जो भी एक प्रकार से जीता राज्य, वो एक प्रकार से इसके पूर्वजों ने एक प्रकार से उसको बनाए रखा और उस पर शासन किया। तो एक प्रकार से ये आप नेपोलियन और इसमें अंतर बता सकते हो समुद्रगुप्त में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 78 नंबर प्रश्न है सांची के मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो सांची के मंदिरों की विशेषताओं की बात की है तो ये मंदिर वर्गाकार रूप में बनाए गए हैं। कहीं कहीं पर उनका रूप आयताकार भी हो गया है। गर्भगृह यानी पूजा गृह के आगे ड्योढ़ी बनाई गई है, और जिसकी छत जो है स्तंभों पर बनाई गई है। मंदिरों की दीवारें एकदम सादा हैं, छत आयताकार है और पाषाण खंडों की बनी होती है छत। इसके अलावा स्तंभों तथा द्वार की चौखटों पर प्रचुर सजावट है, और इस प्रकार समतल छत, सादा वर्गीय आकार, सादा दीवारें इस शैली की विशेषता है। तो सांची के मंदिरों में आपको यही सब मिलेगा देखने को। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर प्रश्न है कुठारा के पार्वती मंदिर की विशेषताएं बताइए। तो कुठारा के पार्वती मंदिर की विशेषता की बात की जाए तो इस मंदिर का गर्भगृह जो है वर्गाकार है, और इसकी छत जो है एकदम से समतल है। गर्भगृह के चारों तरफ आप देखिएगा तो समतल छत का गलियारा है, और यह गलियारा प्रदक्षिणा के जब आप फेरी करते हैं मंदिर की तो उसके लिए एक प्रकार से बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है, फेरी करने वाले भक्तों को। अगला प्रश्न है 80 नंबर देखिएगा। प्रश्न है अजंता गुफाओं की क्या विशेषता है? तो अजंता की गुफाओं की चित्रकला इस काल की चित्रकारी का उत्कृष्ट नमूना है, और अजंता की भित्ति चित्रों में आप देखिएगा मनुष्य जीवन के अनेक पहलू, पशु पक्षियों के जीवन तथा प्रकृति के सुंदर रूपों का चित्रण किया गया है अजंता की गुफाओं में। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, कभी टाइम पाइए तो जाइएगा घूमने, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका 81 नंबर फाहियान कौन था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। ये फाहियान ने 3 वर्ष तक मगध राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र उसमें बिताया, और वहाँ रह करके संस्कृत की विद्या अध्ययन की फाहियान ने। अगला प्रश्न है 82 नंबर देखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति में क्या विवरण है बताएं। तो इलाहाबाद के किले में मौर्य सम्राट अशोक के एक स्तंभ के गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का उत्कीर्ण करवाया हुआ एक लेख है, जिसमें उनकी विजयों का उल्लेख किया गया समुद्रगुप्त की, और यह प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और इसका लेखक जो है हरिसेठ था। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेठ था। और समुद्रगुप्त की विजयों, चरित्र और उपलब्धियों का वर्णन 33 पंक्तियों में संस्कृत भाषा में किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 83 नंबर आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। प्रश्न फाहियान ने मगध का वर्णन किस प्रकार किया है? तो फाहियान ने धनी लोगों तथा गृहस्थों
नगर में चिकित्सालय बनवा दिए हैं, और जिनमें सब देशों के दरिद्र, लंगड़े, लूले, बीमार लोग आते हैं और उन्हें हर प्रकार की सहायता निःशुल्क मिलती है। वैद्य लोग उनके रोगों का निदान करते हैं और इसके बाद में उनके भोजन, पेय, औषधि इन सभी की व्यवस्था भी की जाती है। तो एक प्रकार से मगध का वर्णन इस प्रकार से उसने किया कि भाई ये सारी चीज़ें मगध साम्राज्य में होती हैं और अच्छे होने पर अपनी सुविधा के अनुसार वे घरों को चले जाते हैं। इस प्रकार से मगध का वर्णन किया फाहियान ने, जो कि एक चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपके एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। देखिएगा, प्रश्न है 84 नंबर, गुप्त काल में लिखे गए 4 प्रमुख ग्रंथों तथा उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो पहला तो आपका एक प्रकार से कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब लेखक हैं इसके सभी के कालिदास। ठीक है, ये गुप्त काल में ही लिखा गया है। दूसरी बात, किरातार्जुनीयम भी एक प्रकार से लिखा गया है गुप्त काल में, किरातार्जुनीयम। ठीक है, किरात भेषधारी भगवान शंकर और अर्जुन, इन दोनों के बीच की जो युद्ध हुआ था तो वही एक प्रकार से ये है, भगवान शंकर और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसी युद्ध के बारे में आप देखिएगा किरातार्जुनीयम में बताया गया है। तो किरात रूपी एक प्रकार से भगवान शंकर है और अर्जुन तो हैं ही एक प्रकार से तपस्या कर रहे थे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए, तो भगवान शंकर ने दर्शन देने आए थे यहीं पर, सोचा परीक्षा ही ले लो। ठीक है, तो इसके लेखक है भाराबी। अगला आपके है, अगला जो एक प्रकार से रचना है वो है रावण वध, इसके लेखक है भट्टी। और मृच्छकटिकम जो रचना है इसके लेखक है शूद्रक। तो एक प्रकार से ये सारे ग्रंथ जो हैं ये गुप्त काल के ग्रंथ हैं और इनके लेखक और ग्रंथ के नाम मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न आपका 85 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है बारहमिहिर कौन थे? तो बारहमिहिर ने अपनी पुस्तक बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र तथा प्राकृतिक इतिहास इन सभी विषयों की चर्चा करी है। और पंच सिद्धांत, इसके अलावा बृहद जातक, लघु जातक, इन तमाम प्रकार के ग्रंथ भी लिखे बारहमिहिर ने। और ये रसायन शास्त्र तथा धातु विज्ञान के महान आचार्य थे बारहमिहिर, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 86 नंबर, आर्यभट्ट कौन थे? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो थे इसी युग में हुए हैं और गुप्त काल में ही, और आर्यभट्टियम की रचना इन्होंने करी है। कुछ विद्वान सूर्य सिद्धांत को भी इन्हीं का लिखा हुआ मानते हैं, जिसमें सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के कारण बताए गए हैं। आर्यभट्ट पहले विद्वान थे जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये बड़े अच्छे एक प्रकार से विद्वान थे आर्यभट्ट, जीरो की खोज भी करी थी शून्य की। अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर, स्कंदगुप्त कौन था? तो स्कंदगुप्त जो था गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था और अपने पिता के समय में ही अपने पराक्रम और सैनिक योग्यता का परिचय दे चुका था। और कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद में गद्दी पर जो बैठता है वो स्कंदगुप्त ही बैठता है। स्कंदगुप्त एक नाटक भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त का इतिहास में क्या स्थान है? तो स्कंदगुप्त का इतिहास में उच्च स्थान है। स्कंदगुप्त जो है विष्णु का उपासक था और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी इसने। और इसने आप देखिएगा इसने भी विक्रमादित्य का विरोध धारण किया था स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य एक प्रकार से अपने उसकी टाइटल धारण किया था इसने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर प्रश्न है, क्या गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था? बताए सभी लोग। तो क्या एक प्रकार से गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था? तो गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था कि नहीं था, बताए भाई। तो गुप्त राजा बालादित्य तथा मालवा के यशोवर्मन ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया था और वह मिहिर कुल पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और उसने मालवा तथा मगध से खदेड़ दिया। और मिहिर कुल के बाद भारत से होड़ों का अस्तित्व मिट गया और होड़ों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को बहुत क्षति भी पहुंचाई थी। लेकिन इन सभी के होने के बावजूद भी आप देखिएगा यहाँ पर गुप्त काल के स्वर्ण युग की अगर बात की जाए तो गुप्त काल में आप देखते हैं समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त जितने युद्ध लड़ा सारे युद्ध जीता और स्वर्ण की मुद्राएं भी चलवाई थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सोने, चांदी, तांबे सभी की मुद्राएं चलवाई। तो और इसके अलावा आप देखते चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में प्रख्यात चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। 6 वर्ष तक एक प्रकार से भारत में रहा। 405 ईस्वी से लेकर के 411 ईस्वी तक के शासन एक प्रकार से यहाँ पर रुका भारत में, भारत की चीज़ों को देखा और अच्छे तरीके से एक प्रकार से गुप्त वंश के बारे में बताया। तो ना केवल चंद्रगुप्त ही बल्कि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और इन सभी में आप देखिएगा तो स्थापत्य कला आर्किटेक्चर, आर्ट, सारे मामलों में अगर देखिएगा
तो और क्षेत्र विस्तार, साम्राज्यवाद की बात की जाए, मतलब बहुत भूभाग भी था, भारत का अखंड राज्य था उस समय। तो गुप्त काल को इसीलिए भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में आप देखिएगा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य थे, उनके नवरत्न थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, इसके अलावा छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, इसके अलावा जो है घटक जो है घटकरपर और अमर सिंह, बारहमिहिर, वररुचि, ये सब नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो निश्चित तौर पर गुप्त काल जो है भारत का स्वर्ण युग था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 90 नंबर प्रश्न है, हूणों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हूणों ने हिंदू रीति रिवाजों को अपना करके भारतीय जाति रचना को प्रभावित किया, और डॉक्टर स्मिथ व अन्य अनेक विद्वानों का विचार है कि हूणों के द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के कारण से जिस नवीन वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है उन्हीं को राजपूत कहा गया है, और हूणों के रक्त के सम्मिश्रण से आर्यों के उच्च आदर्शों पर भी प्रभाव पड़ा। तो इसको बहुत सारे विद्वान जो है बताते हैं, डॉक्टर स्मिथ खास करके कहते हैं कि भाई हूणों ने भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह किया और उसके बाद में जो उनसे संतान उत्पन्न हुई उन्हीं को राजपूत कहा गया, ऐसा उनका मानना। लेकिन अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 91, हूणों का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हूणों का भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। हूणों ने भारत में अनेक विहारों का निर्माण कर, मतलब अनेक विहारों और मंदिरों को तोड़ दिया और अनेक सुंदर कलाकृतियों को नष्ट भी कर दिया। एक प्रकार से भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे उन स्रोतों को नष्ट कर दिया हूणों ने। बौद्ध धर्म को भी हूणों ने समाप्त करने का प्रयास किया, और इस प्रकार कला और धर्म दोनों को ही खास करके हूणों ने क्षति पहुंचाई थी। तो हूणों का भारतीय संस्कृति पर यही प्रभाव पड़ा कि उसने क्षति पहुंचाई बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर, वाकाटक कौन थे, या वाकाटक कौन थे बताएं। तो वाकाटक जो थे ब्राह्मण वंशीय शासक थे, ब्राह्मण थे वाकाटक वंश के जो शासक थे, और इस वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने की थी, जो कि बरार का सामंत था, और उसने 255 ईस्वी से लेकर के 275 ईस्वी तक शासन किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है, वाकाटक वंश के राजाओं के नाम का कार्यकाल बताइए। तो बिंद शक्ति ने शासन किया था 255 ईस्वी से लेकर के 275 ईस्वी तक। प्रवर सेन ने शासन किया था 275 से 235 तक। फिर उसके बाद में प्रवर सेन के बाद में रुद्रसेन प्रथम गद्दी पर बैठता है, 335 ईस्वी से लेकर के 360 ईस्वी तक शासन रुद्रसेन प्रथम करता है। फिर रुद्रसेन प्रथम के बाद में पृथ्वीसेन आता है, वाकाटक वंश की गद्दी पर बैठता है, 360 ईस्वी से लेकर के 385 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद में आता है रुद्रसेन द्वितीय, और वाकाटक वंश के राजा में रुद्रसेन द्वितीय जो है ये वाकाटक वंश में 385 से लेकर के 390 ईस्वी तक 5 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद में प्रवरसेन द्वितीय जो है ये 410 से 440 यानी 30 वर्षों तक लगभग शासन किया था प्रवरसेन द्वितीय ने, इंपॉर्टेंट शासक है। इसके अलावा वाकाटक वंश की गद्दी पर बैठते हैं। फिर उसके बाद नरेंद्र सेन 440 से लेकर के 460 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक शासन किया इसने। फिर उसके बाद में पृथ्वीसेन द्वितीय गद्दी पर बैठता है 460 से 480 ईस्वी तक, यानी लगभग 20 वर्षों तक इसने भी शासन किया। तो ये वाकाटक वंश के राजाओं का नाम और कार्यकाल है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 94 नंबर प्रश्न है, हूण कौन थे या हूण कौन था। तो हूण मध्य एशिया का, मतलब मध्य एशियाई खानाबदोश और जंगली जाति थी, और ये लोग व्यवहार से अत्यंत नृशंस, बर्बर और आताताई विचार के थे, और इनका चीन के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध था हूणों का। अगला प्रश्न 95 नंबर, हूणों ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया। तो सन 458 ईस्वी में हूणों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, और इस समय भारत पर स्कंदगुप्त का शासन था। स्कंदगुप्त के कारण से हूणों का आक्रमण जो था वो विफल हो गया था, जब इसने किया, मतलब इन लोगों ने किया था। अगला क्वेश्चन से 96 नंबर प्रश्न देखिएगा, हूणों ने भारत पर द्वितीय आक्रमण कब किया। तो 484 ईस्वी में हूणों ने भारत के राजा को मार करके, मतलब फारस के राजा थे, भारत बोल रहा हूँ मैं, फारस के राजा थे, उनको मार करके उस पर अधिकार कर लिया फारस पर, और फारस विजय के उपरांत भारत पर द्वितीय आक्रमण किया, जिसमें गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है एक प्रकार से। तो ये हूणों का द्वितीय आक्रमण था। अगला क्वेश्चन से आपका 97 नंबर पर देखिएगा, मिहिर कुल कौन था। तो 515 ईस्वी में जो है तोरमाण की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मिहिर कुल शासक बनता है, और अपने पिता से भी अधिक क्रूर और निर्दयी था यह मिहिर कुल, और इसकी राजधानी सयालकोट थी, ठीक है। अगला प्रश्न 98 नंबर,
ह्वेन-सांग के अनुसार मिहिर कुल किस धर्म का था? तो ह्वेन-सांग प्रारंभ में मिहिर कुल बौद्ध धर्म में आस्था रखता था और इसके अलावा वह बाद में वह बौद्धों का घोर विरोधी भी हो जाता है ह्वेन-सांग, मतलब मिहिर कुल, और शैव धर्म का अनुयायी था ये एक प्रकार से मिहिर कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर, हरसेन कौन था? तो हरसेन जो है देवसेन का पुत्र और उत्तराधिकारी था और एक प्रकार से वत्स गुल्म शाखा का अंतिम ज्ञात नरेश था। एक प्रकार से हरसेन एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी नरेश था, शासक था हरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 100 नंबर प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है हरसेन का राज्य विस्तार बताइए। तो हरसेन का राज्य उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में कुंतल तक तथा पश्चिमी समुद्र से लेकर के पूरब में बंगाल की खाड़ी तक हरसेन का राज्य फैला हुआ था, लगभग संपूर्ण भारत पर। अगला क्वेश्चन से 101 नंबर प्रश्न है, हुड़ों का पतन किस प्रकार हुआ? तो मिहिर कुल की मृत्यु के उपरांत अन्य शासक कमजोर हो गए। मौखरी वंशीय ईशान वर्मा ने गंगा घाटी में उनको परास्त किया। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन और भाई राजवर्धन ने हुड़ों की एक प्रकार से रही सही शक्ति को भी समाप्त कर दिया। तो एक प्रकार से हुड़ों का पतन इसी प्रकार से हुआ। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे बताएं। तो सबसे पहला कारण था उत्तराधिकार के लिए आंतरिक कला हो रही थी गुप्त साम्राज्य में। दूसरी बात, हुड़ों का आक्रमण भी हो रहा था इसी समय। तीसरी बात, सामंतों का विद्रोह भी एक प्रकार से हो रहा था। चौथी बात, अहिंसात्मक नीति भी थी। तो ये तमाम प्रकार के कारण थे जो कि गुप्त साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारक हैं। अगला प्रश्न 103 नंबर देखिएगा। प्रश्न है अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक की बात किया तो नरसिंह गुप्त जो है ये अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता था और इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल स्वतंत्र हो गया और केवल उत्तरी बंगाल में गुप्त शासन बचा रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 104 नंबर प्रश्न है, बासिम दानपत्र का क्या महत्व है? तो वाकाटकों की वंश गुल्म शाखा के विषय में इससे जानकारी मिलती है और इस शाखा का संस्थापक जो था वो सर्वसेन था बासिम दानपत्र का, और जिसे बासिम दानपत्र या अजंता अभिलेख में प्रवरसेन प्रथम का पुत्र एक प्रकार से कहा जाता है। तो खास करके अजंता अभिलेख में प्रवरसेन प्रथम के पुत्र एक प्रकार से कहा गया है। ठीक है, तो ये बासिम दानपत्र का महत्व है। अगला क्वेश्चन आप देखिए 105 नंबर प्रश्न है, हर्ष का धर्म क्या था? तो प्रारंभ में हर्ष शैव धर्म का अनुयायी था। ह्वेन-सांग के प्रभाव से बाद में हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो एक प्रकार से पहले तो ये क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शंकर को मानता था हर्षवर्धन, लेकिन बाद में ह्वेन-सांग जब आया यात्रा करने, चूँकि हर्षवर्धन के समय काल में ही आया था ह्वेन-सांग, तो ये फिर बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न 106 नंबर देखिएगा। प्रश्न है हर्ष काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार विभाजित थी? तो हर्ष काल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और जिलों को बिस कहा जाता था, तहसील को तालुक बोलते थे, पथक और ग्राम को ग्राम ही बोला जाता था। तो एक प्रकार से हर्ष काल में शासन व्यवस्था इन सभी चीज़ों में बटी हुई थी और इस प्रकार शासन हुआ करता था। अगला प्रश्न 107 नंबर प्रश्न देखिएगा, हर्ष लिखित रचनाओं के नाम लिखिए हर्ष के द्वारा। तो हर्ष स्वयं भी एक अच्छा लेखक थे, नाटककार थे। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये हर्षवर्धन के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा कैसी थी? नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा जो थी खास करके यहाँ लगभग 10,000 छात्र शिक्षा पाते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। चीन, मंगोलिया इन सभी देशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे और उनको भोजन और वस्त्र, बिस्तर, दवा, शिक्षा ये सभी बिल्कुल फ्री में यानी मुफ्त में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन से 109 नंबर, मौखारी कौन थे? तो मूल रूप से खास करके बात किया तो गया जिले के निवासी थे। मौखारी गुप्त वंश के सामंत थे और गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद में इन्होंने उनका स्थान ले लिया गुप्त वंश का और कन्नौज में अपना राज्य जो है वो स्थापित कर लेते कन्नौज में मौखारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, आपके देख लीजिएगा सभी लोग। प्रश्न है मौखारी वंश की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? तो हरहा अभिलेख, जौनपुर अभिलेख, जो है बराबर अभिलेख, नागार्जुनी लेख, इसके अलावा असीरगढ़ का जो मुद्रा लेख है, बड़वा यूप अभिलेख है, सोहनाग का जो लेख है,
फैजाबाद जिले की भिटौरा नामक स्थान से प्राप्त जो मुद्राओं का ढेर है ये सब मौखारी वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हमको देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेन-सांग ने भारत की तत्कालीन आर्थिक दशा का क्या वर्णन किया है? तो वेन-सांग के अनुसार अधिकांश लोग कृषि करते थे भारत के, वैश्य व्यवसाय करते थे, गरीबों के घर ईंटों अथवा लकड़ी के बने हुए होते थे जिन पर सुंदर चित्रकारी हुआ करती थी। देश के धन धान्य जो था वो देश एकदम से पूर्ण था, उसमें भरा हुआ था। तो वेन-सांग इस प्रकार से विवरण प्रस्तुत करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 112 नंबर प्रश्न देखिएगा। हरहा अभिलेख में ईशान वर्मा के विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो हरहा अभिलेख के अनुसार ईशान वर्मा वैदिक धर्म और संस्कृति का उन्नायक था। उसने शासनकाल में पृथ्वी पर कलयुग का अंत और त्रयी धर्म का पुनर्जन्म हुआ और उसके पुत्र सूर्य वर्मा ने क्षेमेश्वर यानी शिव भगवान के भव्य मतलब एक प्रकार से भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो भग्न मंदिर जो है उस भग्न मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। हरहा अभिलेख में ईशान वर्मा के बारे में इस प्रकार से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, हर्ष ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या विशेष कार्य किया था? बताइएगा सभी लोग फटाफट से। तो हर्ष साल में एक बार बौद्ध भिक्षुओं की एक सभा बुलाता था जिसमें वाद विवाद होता था और वह 100 बौद्ध भिक्षुओं और 500 ब्राह्मणों का प्रतिदिन गुजारा भी करता था हर्षवर्धन। ओके, अगला क्वेश्चन है 114 नंबर प्रश्न है, क्या हर्षवर्धन एक निरंकुश शासक था? तो नहीं, बिल्कुल नहीं था हर्षवर्धन एक निरंकुश शासक, क्योंकि हर्ष एक प्रजावत्सल शासक था। उसके लिए जितना महत्व जनता की सेवा था उतना राजपद का कोई नहीं था। वह प्रजा को सब प्रकार से सुखी जानना चाहता था। कौन? हर्षवर्धन। ओके, अगला क्वेश्चन है 115 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्राचीन भारत में हर्ष का क्या महत्व है? तो प्राचीन भारत के इतिहास में हर्ष का सबसे बड़ा महत्व है और वह उत्तरी भारत का प्रसिद्ध हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन, जिसने समस्त आर्यावर्त पर शासन किया। उसके शासनकाल में विद्या, कला, साहित्य इन सभी की पर्याप्त प्रगति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 116 नंबर प्रश्न देखिएगा और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का ये है कि हर्ष के शासन की ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार की थी बताएं? तो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम के अधिकारी को ग्राम के अधिपति को महतर कहा जाता था। ग्राम में शासन के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी हुआ करता था जिसे ग्रामाध्यक्ष या ग्रामाक्ष पटलिक कहते थे और इसका कार्य जो है ग्राम के राजकीय आय व्यय का लेखा जोखा करना होता था। ग्रामाक्ष पटलिक का। ओके, ध्यान रखिएगा। तो हर्ष के शासनकाल की ग्रामीण व्यवस्था इस प्रकार से थी। तो आपने लगभग इन सभी प्रश्नों को भी जान लिया। तीव्र गति से मैंने इस वीडियो में बढ़ने का प्रयास किया क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने का मैं प्रयास करूँगा। तो एक प्रकार से आप लोगों ने महासंग्राम वीडियो को जाना जिसमें बहुत सारी जानकारी आपने ग्रहण करी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बीए सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप बीए करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको तमाम सारी वीडियो मिल जाएगी बीए सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड। तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। 2022 के मॉडल पेपर हैं और लाइव क्लासेस जो हुई थी, महासंग्राम वीडियो जो हुई थी बीए सेकंड सेमेस्टर में, खास करके वो सारे के सारे क्लासेस 2022 वाली वो बीए करियर यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप बीए करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से अपनी जो है तमाम सारे कंटेंट को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, अपने सिलेबस को समझ सकते हैं। ओके, चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।